यस, नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो हमने उस दिन भी बात करी थी वो टू टाइप्स की होती है। वन इज लाइफ इंश्योरेंस, अदर इज जनरल इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस को हम आगे दो पार्ट्स में कर सकते हैं। वन इज फायर इंश्योरेंस एंड सेकंड इज मैरीन इंश्योरेंस। सो मेनली इंश्योरेंस हो गई लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। इसका मैंने कंपैरिजन आपको जो था वो दिया था ये पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए। किस किसने पढ़ा है और उसमें से जिसको डाउट है तो बता दीजिए प्लीज, जिस जिसको डाउट है। या फिर सरेंडर वैल्यू थी। सरेंडर वैल्यू का पॉइंट, यस सरेंडर वैल्यू होती है अगर हम पॉलिसी को बीच में छोड़ दें तो व्हाट इज द वैल्यू विच विल गेट। अब बिकॉज जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है या दैट इज मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, दैट इज टेकन फॉर जनरली 1 ईयर। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ये पॉलिसी होती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है तो सेम लाइफ इंश्योरेंस कैन बी टेकन फॉर 10 ईयर। फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस जो अब 1 साल की ली जा रही है, अगर हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को या मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी को बीच में सरेंडर कर देते हैं मीन छोड़ देते हैं उसको, द वैल्यू विच वी गेट दैट वैल्यू इज नोन एज सरेंडर वैल्यू। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू इज नील, होती नहीं है, विच मीन्स वी कांट सरेंडर द पॉलिसी इन बिटवीन, है ना। सपोज मैंने कार की इंश्योरेंस करवा ली 1 साल के लिए और मैंने इंश्योरेंस पी किया ₹30,000 कार का, मान लेते हैं। अगर 6 महीने हो गया इंश्योरेंस को, आई कांट क्लेम बैक कि मेरा जी 6 महीने निकल गए हैं, 6 महीने का मेरा ₹15,000 वापस कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। द अमाउंट which I have paid, I have paid. The policy can't be surrendered. The policy can be used only. But life insurance जो है that is taken for more than 1 year, तो उसको अगर हम सरेंडर कर दें तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाती है। मीन सरेंडर वैल्यू होती है लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू कोई नहीं होती बिकॉज द पॉलिसी कांट बी सरेंडर। फाइन, जस्मिन ठीक है। यस सर। और किसका पॉइंट था? केतन आपका पॉइंट क्या था? सर एक इस कंपैरिजन में था कंटेंजेंसी ऑफ रिस्क। सर हम्म, इसमें इन्होंने कहा था कि अगर डेथ हो जाए तो क्लेम मिल जाएगा और अगर डेथ ना हो तो भी वो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो यस सर फिर लाइफ उनको इंश्योरेंस। फायदा क्या हुआ लाइफ इंश्योरेंस वालों लाइफ को? इंश्योरेंस में ऐसी है, जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन आल्सो। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी है लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट भी है। कि अगर हम सपोज हमने 10 साल के लिए जो है इंश्योरेंस करवाई, हम 10 साल तक पैसे पे कर रहे हैं। अगर 10 साल तक इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि अगर पर्सन की जो इंश्योर्ड पार्टी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो नेक्स्ट किन्स एंड किड्स हैं, उसके लीगल हेयर्स जो हैं, उनको पैसा मिल जाएगा बिफोर 10 ईयर्स। सपोज 10 ईयर्स में से उसने सिर्फ 2 साल तक प्रीमियम पे किया, बाकी उसकी 8 साल पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, जितने की उसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उसने सपोज इंश्योरेंस करवाई 10 लाख रुपए की, तो उसको 10 लाख रुपया उसके नेक्स्ट किड्स को आज ही मिल जाएगा। इट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन है ना कि कल को कुछ हो गया उस पर्सन को तो उसके जो लीगल है उनको सफर नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियली। वो पैसा जो है वो ले सकते हैं, 10 लाख 20 लाख जितने की पॉलिसी करवाई होगी उतना। अगर उसको 10 साल तक कुछ नहीं होता है, सपोज 10 साल निकल जाते हैं और जो पर्सन इंश्योर्ड जो है वो ठीक ठाक रहता है, तो 10 साल के बाद उसको पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिल जाएगा 10 साल के बाद। नो डाउट वो 10 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन जितना उसने पे किया होगा उसका कुछ बोनस वगैरह ऐड करके, कुछ इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके उसको कोई ना कोई इनकम मिल जाएगी। इट मीन हर हाल में पैसा जो है वो इंश्योर्ड पार्टी को मिलना है। अगर तो उसकी डेथ पहले हो जाए तो उसके नेक्स्ट किड्स को मिल जाएगा और पूरा पैसा मिल जाएगा जितना सब इंश्योर्ड था। अगर डेथ नहीं होती है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पैसा जो है वो मिल जाएगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स इट इज अ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लीगल है। अगर उसकी डेथ पहले हो जाए, अगर डेथ नहीं होती है, टाइम खत्म हो, 10 साल खत्म हो जाते हैं, तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट आल्सो, पैसा तो मिलेगा ही उसको। सो इट लाइफ इंश्योरेंस जो है इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फाइन। ओके जो फायर इंश्योरेंस है या जो मैरिन इंश्योरेंस है वो ऐसा नहीं है, उसमें नहीं ऐसा होता, उसमें सिर्फ प्रोटेक्शन ही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट मीन्स अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाए, सपोज हमने कार की इंश्योरेंस 1 साल की ली हुई है, अगर 1 साल में कार को कुछ हो गया
तो इंश्योरेंस कंपनी डैमेज जो है वो हमें कंपनसेट कर देगी, लॉस हमारा कंपनसेट कर देगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये हमारा 30 लाख रुपया गया, अगले साल हमें फिर से इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। मानिए आपका भी हाथ रेज किया, हैंड रेज किया होगा बेटा आपने। सर हो गया क्लियर, हाँ जी, हो गया क्लियर। इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन वाला था पॉइंट, वो क्लियर हो गया। सेम पॉइंट था, ओके सेम पॉइंट था, ठीक है बच्चे, फाइन। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके ये थे। एक पॉइंट था इसमें डिफरेंस में ही, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का था कहीं अगर आपने पढ़ा है तो। लाइफ इंश्योरेंस में वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस में वो कब होना चाहिए, मैरिन इंश्योरेंस में कब होना चाहिए, यह पॉइंट था। लाइफ इंश्योरेंस में सी दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स है। एक है व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, सपोज आज पॉलिसी ली गई, टुडे इज डेट इज 5 सितंबर 2020, आज पॉलिसी ली गई और पॉलिसी है एक साल तक से 2021, 4 सितंबर 2021 तक जो पॉलिसी है वो ली गई है, इससे हमारा एक साल पूरा हो रहा है। एक है डेट ऑफ परचेज ऑफ पॉलिसी व्हेन पॉलिसी इज टेकन, एक है डेट ऑफ लॉस जो कि इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, बीच में कहीं ना कहीं होगा। अगर हुआ तो दो डेट्स बन गई ना, एक डेट है पॉलिसी परचेज करने की, स्टार्ट होने की, एक डेट है लॉस की, which will be somewhere in between the purchase of policy and that end of the policy, fine। अब इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, इट शुड बी, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन। कोई जरूरी नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस में जब लॉस हो तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बन जाता है, केस स्टडी बन जाती है कि जब पॉलिसी ली गई ना, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि सब्जेक्ट मैटर में इंश्योर्ड पार्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। हम उस दिन बात कर रहे थे जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की इंश्योरेंस करवा सकता है बिकॉज उसकी लाइफ में उसका इंटरेस्ट है, ऐसे ही एक वाइफ हस्बैंड के उसमें इंटरेस्ट है, वो करवा सकती है इंश्योरेंस। पेरेंट्स बच्चों का करवा सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स का करवा सकते हैं, डेटर क्रेडिटर डेटर का करवा सकता है। जिसकी लाइफ में हमारा इंटरेस्ट हो, जिसको कुछ होने से हमें फर्क पड़ता हो, हम उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बट वी कांट इंश्योर द लाइफ ऑफ अ स्ट्रेंजर। किसी पर्सन को पकड़ के उसकी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते बिकॉज उसकी लाइफ में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, द इंटरेस्ट कांट बी इंश्योर्ड। सो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लॉ ये कहता है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है दैट शुड बी प्रेजेंट व्हेन द पॉलिसी वाज टेकन। उसके बाद चाहे उसकी लाइफ में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, क्लेम मिल जाएगा। यहाँ पे केस क्या बनता है, केस स्टडी है ये। सपोज हस्बैंड ने वाइफ की इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ की इंश्योरेंस करवा ली और 10 साल की इंश्योरेंस करवाई सपोज, 4 साल के बाद उनका डाइवोर्स हो गया, पॉलिसी चल रही है, 4 साल के बाद डाइवोर्स हो गया, ऐसे 2 और साल निकल गए तो वाइफ की डेथ होगी, मान लेते हैं। मेरा केस क्लियर है, मेरा जो मैं केस बता रहा हूँ वो क्लियर है। 10 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी लाइफ इंश्योरेंस की हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर, वाइफ की लाइफ पे। 4 साल के बाद कोई डिस्प्यूट हुआ, उनका डाइवोर्स हो गया, 2 साल और निकले, 6 साल के बाद मतलब उसकी वाइफ की डेथ होगी। तो पॉइंट इज कि क्या हस्बैंड को क्लेम मिलेगा, दो दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ नाउ, उनका डाइवोर्स हो चुका है। हस्बैंड को वाइफ की लाइफ पे जो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी पे की हुई थी, परचेज की हुई थी, उस पे उसका इंटरेस्ट है, उसको क्लेम मिलेगा, पॉलिसी का पैसा मिलेगा। तो आंसर इज यस, मिलेगा। रीजन बीइंग, चाहे वो वहां पे हस्बैंड वाइफ अब नहीं है, बट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस should be present at the time when the policy was purchased necessarily. It need not to be present at the point of loss। जब लॉस कब हो रहा है, उसके डाइवोर्स के बाद ऐसे हो रहा है, वो नहीं देखा जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है should be present at the time when the policy was purchased, and when the policy was purchased they were husband and wife, at that time the interest was there,
which could have been insured, तो इस केस में हस्बैंड को मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये कहता है। फायर इंश्योरेंस में द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट बोथ पॉइंट ऑफ टाइम। बोथ पॉइंट कौन से बने? एट द पॉइंट व्हेन द पॉलिसी वाज परचेज एंड एट द पॉइंट व्हेन लॉस वाज सफर्ड। जब आग लग गई समाज को तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जब पॉलिसी परचेज की गई थी तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों केसेस में होना चाहिए। और मैरिन इंश्योरेंस में है जब पॉलिसी परचेज की गई तब चाहे होना हो, जब लॉस हुआ तब होना चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट आपने नोट किया होगा, वहां पे था इंश्योरेबल इंटरेस्ट की प्रेजेंस का, है ना। लाइफ इंश्योरेंस में एट द पॉइंट ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी, मैरिन इंश्योरेंस में एट द पॉइंट ऑफ लॉस, एंड फायर में दोनों टाइम पे होना चाहिए। एक ये पॉइंट था जो बात वहां पे करने वाली थी, जो मैंने पेंडिंग रखा हुआ था कि जब आप पढ़ लोगे उसके बाद ये बताया जाएगा। बाकी जो पॉइंट्स एक आपने पूछ लिया है सरेंडर वैल्यू वाला पॉइंट, सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस में हो सकती है, फायर मैरिन में नहीं हो सकती है, ये पॉइंट था डिस्कस करने वाला। बाकी सारे पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो सेम थे या वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स थे जो भी थे। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल इंश्योरेंस वर्सेस री इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस मीन्स व्हेन सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फ्रॉम 2 or more कंपनीज, जिसकी हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में बात भी कर रहे थे। अदरवाइज तो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस फायर में और मैरिन में ये अलाउड ही नहीं है, डबल इंश्योरेंस अलाउड ही नहीं है। डबल इंश्योरेंस क्या है कि अगर मेरी एक चीज है, मैंने उसको 2 अलग अलग कंपनी से इंश्योर करवा लिया, दैट इज डबल इंश्योरेंस। इस केस में फिर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? मेन जो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई 2-3 होते हैं, मेन कौन सा होता है? जैस्मिन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता है, 1-2 प्रिंसिपल और भी होते हैं। कंट्रीब्यूशन, यस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की एग्जांपल है कि अगर हमने एक सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस 2 जगह से करवाई हुई है तो उस केस में दोनों कंपनीज कंट्रीब्यूट करके पैसे हमें देंगी। और साथ ही में केतन वो इंडेमनिटी भी होता है अप्लाई, बिकॉज लॉस को कंपनसेट करने का आइडिया है, नॉट टू पुट द इंश्योर्ड पार्टी इन प्रॉफिट्स, ठीक है, वो भी है। पर जो मेन इंश्योरेंस जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो यहाँ इस केस में अप्लाई हो रहा है। डबल इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस में, मैरिन इंश्योरेंस में तो अलाउड ही नहीं है, ना वाला ही साहब। लाइफ इंश्योरेंस में हो सकती है डबल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इट इज पॉसिबल कि जब हो सकता है मैंने अपनी लाइफ जो है वो 3 इंश्योरेंस कंपनी से करवाई हुई है, रीजन बीइंग कि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, इट कांट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। डबल इंश्योरेंस उस केस में पॉसिबल है ना। तो डबल इंश्योरेंस क्या है? इट इज इंश्योरेंस व्हेन इट इज टेकन बाय इंश्योर्ड पार्टी फ्रॉम मोर देन 2 or more than 2 कंपनीज, दैट इज डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या है? री इंश्योरेंस देखने में ये मीनिंग जो है तो सेम ही लगता है, डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस एक ऐसा केस है, अगर सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू है 100 करोड़ रुपीज मान लीजिए प्रॉपर्टी है, या लाइफ तो हम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ की वैल्यू लगा रहा हूँ कि मेरी लाइफ की वैल्यू 100 करोड़ रुपीज है, मैं 100 करोड़ की इंश्योरेंस ले रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट मैटर उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपीज, मैंने उसका प्रीमियम पे कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब क्या है? अगर उस सब्जेक्ट मैटर को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी 100 करोड़ रुपीज मेरे को पे करेगी। ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी तो बेचारी गई। अगर कुछ हो गया इंश्योरेंस कंपनी को, इसको सब्जेक्ट मैटर को, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 100 करोड़ पे करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो पक्का लॉस हो गया, उस टाइम के लिए 100 करोड़ रुपया गया, उसका रिस्क ज्यादा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो आगे इसको किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेती हैं, दैट इज नोन एज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि 100 करोड़ का रिस्क मैं नहीं बियर कर सकती। ऐसा करते हैं, मैंने कंपनी ए से लिया था, ए कंपनी जो है बी कंपनी से हाफ 50 करोड़ का उसका इंश्योरेंस करवा लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ रिस्क ए का, हाफ रिस्क बी कंपनी का। दिस इज री इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस जो है ये भी 2 कंपनी से हो रही है, री इंश्योरेंस भी 2 कंपनी से हो रही है, बट द पॉइंट इज डबल इंश्योरेंस दोनों कंपनी से इंश्योर्ड पार्टी करवा रही है, मेरी प्रॉपर्टी है मैं करवा रहा हूँ। री इंश्योरेंस जो है मैं नहीं करवा रहा हूँ,
इंश्योरेंस कंपनी आगे डबल इंश्योरेंस करवा ली, विच इज नोन एज री इंश्योरेंस। पॉइंट इज क्लियर? ये उस केस में होता है व्हेन रिस्क इज मोर एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट एबल टू कवर दैट रिस्क, है ना। वो उसको लग रहा है कहीं ज्यादा ही ना हो जाए, कहीं कंपनी है हमारी बंद हो जाए, ज्यादा रिस्क है, तो वो एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी मिलके इंश्योरेंस को जो है वो शेयर कर लेती है, कंट्रीब्यूट कर लेती है। दैट इज नोन एज री इंश्योरेंस। डन? आई होप आई एम क्लियर। फाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? ये मैरीन इंश्योरेंस क्या होती है? मैरीन इंश्योरेंस, मैरीन मीन्स Sir, water based. वाटर, वाटर, यस। बताइए कनक। Sir, it is an insurance which is done to protect goods from loss in during import or export in water. यस, ड्यू टू Like if बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कनक। ड्यू टू सी पेरिल अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस केस में जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है टू कवर द रिस्क अगेंस्ट सी पेरिल्स, दैट इज अ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज मैरीन मींस पानी, एक्वा, वाटर, है ना। तो जो वहां पे लॉस होगा ड्यूरिंग सी, ड्यूरिंग वॉयज, दैट लॉस विल बी कवर्ड बाय द मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसकी हमें टाइप्स करनी है आगे। 3 टाइप्स आर देयर। One is ship insurance, other is cargo insurance, and third is freight insurance. Ship insurance, cargo insurance, and freight insurance. शिप इंश्योरेंस मीन जिसमें शिप इंश्योर कर दी, बिकॉज शिप्स जो होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं। शिप इंश्योरेंस में शिप को कवर किया जाता है, शिप की इंश्योरेंस की जाती है, ओनली शिप इज कवर्ड। इट इज आल्सो नोन एज हल इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस। फाइन। अब शिप जो है वो खाली तो नहीं जा रही ना, उसके अंदर सामान भी होगा, दैट सामान कैन आल्सो बी इंश्योर्ड, दैट सामान इज नोन एज कार्गो। When the material loaded in the ship, goods loaded in the ship are insured, that type of insurance is known as cargo insurance. Done? अब सपोज सी में ये शिप की इंश्योरेंस हो गई, सामान की इंश्योरेंस हो गई, और उसको नुकसान हो गया और शिप थी वो डूब गई, मानते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका तो जो कंपनी का, शिपिंग कंपनी का लॉस, शिप का तो हुआ ही हुआ, सामान का भी हुआ, कार्गो का भी हुआ, इसके अलावा फ्रेट का हुआ। फ्रेट क्या होता है? किराया भाड़ा जो हम कंपनीज जो है कस्टमर से ले रही हैं, जिन्होंने सामान एक्सपोर्ट करना था या इंपोर्ट करवाना था, उससे हमने फ्रेट लिया होगा ना। फिर जैसे हम बस की टिकट लेते हैं, जैसे हम ट्रेन की लेते हैं, जैसे हम प्लेन की लेते हैं, ऐसे इसकी भी टिकट लेनी पड़ी होगी ना सामान सेंड करने के लिए, तो वो भी तो फ्रेट गया ना, उसका वो फ्रेट भी गया। That freight can also be insured, and when the freight is insured, it is known as freight insurance. Freight जो है, जो पार्टी सामान सेंड कर रही है उसके लिए एक्सपेंस है, शिपिंग कंपनी के लिए ये इनकम है, वो अपनी इनकम को इंश्योरेंस उसकी करवा रही है, इनकम की इंश्योरेंस हो रही है कि हमारा जो फ्रेट है, बिकॉज वो नहीं मिलेगा बाद में, उसकी भी इंश्योरेंस जो है करवा लेती है कंपनी, दैट कैन आल्सो बी इंश्योर्ड। फाइन। और एक इसमें टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज दैट काइंड ऑफ इंश्योरेंस जिसमें पर्सन की हेल्थ को जो है वो इंश्योर किया जाता है कि अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, वैसे कोई डिजीज लग गई, तो उस केस में जो कंपनी है वो बियर करेगी जितने उसके हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन द मेडिकल एक्सपेंसेस नाउअडेज, हेल्थ इंश्योरेंस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। पहले क्या होता था? पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे, तो उस केस में सारा जो ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस होते थे, जितने इलाज होते थे वो सारे फ्री में हो जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, इसमें प्राइवेटाइजेशन आ गई, ऊपर से गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स का लेवल जो था वो डाउन हो गया, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, वो भी हो गया। उससे क्या हुआ? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाए, वो हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें पर्सन की हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है,
लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें और लाइफ में क्या डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी कब मैच्योर होती है? जब पर्सन की डेथ हो जाए, किसी पर्सन की डेथ हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस कब है? जब उसकी डेथ नहीं हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, से एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, उस पर तो उल्टा ज्यादा खर्चा होना है देखा जाए तो, नहीं, लैक्स ऑफ रुपीज कैन बी स्पेंट ऑन दैट, क्या पता क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो उस केस में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो जो है वो काम आती है। इंश्योरेंस कंपनीज किसी पर्सन की हेल्थ को कवर करती है कि अननेसेसरी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेडली की प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हैं वो कंपनीज जो है वो पे करेंगी, ना कि पर्सन को बेयर करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? द हेल्थ ऑफ अ इंश्योर्ड पार्टी इज इंश्योर्ड। इसमें अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आप जब कोई सपोज इंश्योर्ड पार्टी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाता है जो हॉस्पिटल जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटैच्ड है। सपोज मैंने पॉलिसी ली हुई है एबीसी कंपनी की, एबीसी कंपनी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने उसकी पॉलिसी ले ली, उसके एबीसी कंपनी के साथ बहुत सारे हॉस्पिटल अटैच्ड हैं। अटैच हॉस्पिटल्स अटैच होने का फायदा क्या होता है कि अगर आप उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो कैशलेस रहती है। कैशलेस, कैशलेस मीन्स कि आपको नहीं पे करना होता कुछ भी, आपको वैसे तो आप किसी अलग में नहीं पे करना होता। इसमें क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल उससे जिससे वो अटैच है उससे ट्रीटमेंट करवा रहे हो, देन आपको 1 रुपया नहीं पे करना होता, आपने सिर्फ अपना कार्ड दिखाना होता है कि मेरी यहाँ पे इंश्योरेंस हुई है इस कंपनी के साथ जो आपके साथ अटैच है। उसके बाद उस कार्ड के बेसिस के ऊपर वो अपने आप हॉस्पिटल जो है वो सारे चार्जेस अपने आप बनाते हैं, अपने आप इंश्योरेंस कंपनी से ले लेती हैं, आपसे वो कुछ नहीं लेते। क्लियर? कैशलेस। लेकिन पॉइंट इज कि हो सकता है उस टाइम पे अगर बात करें किसी की इंश्योरेंस हुई हुई है एबीसी कंपनी से, उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे वो जान बचाएगा या वहां पे वो हॉस्पिटल ढूंढेगा कि जहां जो उस कंपनी के साथ अटैच हो, तो पहले अपनी जान बचाएगा, है ना? तो वो उस किसी भी हॉस्पिटल में चला जाएगा जो आसपास हो सकता है वो हॉस्पिटल उस कंपनी के साथ ना अटैच हो सकता है। तो उस केस में एक बारी वो पर्सन पैसे पे कर देगा, बाद में इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को पैसे वापस कर देगी। समझ आई बात? सपोज मिस्टर एक्स, इसने एबीसी से ली हुई है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ली हुई है। अगर सपोज एक हॉस्पिटल है जलंधर में, उसका जलंधर के आसपास कहीं एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो इमीडिएटली ही विल गो टू जलंधर हॉस्पिटल, दैट हॉस्पिटल। वहां पे जो खर्चा आएगा उसको कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो है इंश्योरेंस कंपनी कर लेगी, बिकॉज ये हॉस्पिटल जो है अटैच्ड है उस कंपनी के साथ, एबीसी कंपनी के साथ, जहां से उसने मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई। लेकिन सपोज जहां पे उसके एक्सीडेंट हुआ वो दूर था, वो नहीं था वहां पे, तो वहां पे नहीं था, तो एक बार वो खुद से पैसे पे कर दे, बाद में कंपनी उसको रिटर्न कर देगी उसके बिल्स देख के, दैट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट मींस पैसे वापस करना। एक बारी ऐसे केस में अगर वो उस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रहा है जो कंपनी के साथ नहीं अटैच है, तो एक बारी उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, बाद में कंपनी उसको वापस कर देगी। अगर वो उस हॉस्पिटल से करवा रहा है जो हॉस्पिटल उस कंपनी के साथ अटैच्ड है, तो उस केस में उसकी कैशलेस है, उसे कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। क्लियर पॉइंट्स? एनी डाउट?